फेलियर कि जब किडनी डैमेज हो जाती है, इसका अपना फंक्शन लॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, नेफ्रॉन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खासकर इसका अपना जो ग्लोमेरुलर पार्ट है। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि किडनी मुकम्मल तौर पर अपना फंक्शन ख़त्म हो जाता है, किडनी अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर सकती। तो इसके लिए हम डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस क्या है? इट इज़ अ प्रोसीजर टू रिमूव नाइट्रोजनियस वेस्ट, ठीक है, फ्रॉम द ब्लड ऑफ पेशेंट। अब इसमें मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, इट क्लीन्स द ब्लड आइदर बाय पासिंग इट थ्रू आर्टिफिशियल किडनी, मैं आपको इसकी डायग्राम भी दिखाऊंगी, और बाय फिल्टरिंग इट विद इन द एब्डोमेन। इसकी टाइप्स हमने कल पढ़ी थी, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस का क्या मतलब है? इट मीन्स द क्लीनिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। हीम ब्लड एंड डायलिसिस मीन क्लीनिंग ऑफ द ब्लड। और इसको कैसे किया जाता है? इट इज़ डन बाय अ मशीन, जिसको हम डायलाइजर भी कहते हैं या आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, ठीक। इसमें इसका बेसिक फिनोमिना क्या है? इस मशीन की दो स्पेसेस होती हैं, जिसके दरमियान में एक थिन मेम्ब्रेन होती है, एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है। एक साइड से हम अपना डायलाइजर फ्लूइड गुजारते हैं, उसकी अपनी कंसिस्टेंसी और उसकी अपनी साल्ट और उसका अपना एक केमिकल नेचर होता है। और जो दूसरी मेम्ब्रेन, दूसरा एरिया है, दैट इज अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उसमें से ब्लड को पास किया जाता है। तो ब्लड में से जितने भी नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं डायलाइजर फ्लूइड में। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, हीमोडायलिसिस में ब्लड को डायलाइजर या फिर आर्टिफिशियल किडनी से पास किया जाता है। इसकी दो स्पेसेस होती हैं विच आर सेपरेटेड बाय थिन मेम्ब्रेन। ब्लड को एक साइड से गुजारा जाता है और एक साइड से डायलिसिस फ्लूइड को गुजारा जाता है। तो वेस्ट और एक्सेस वाटर जो होता है ब्लड में, वो मेम्ब्रेन से होता हुआ डायलिसिस फ्लूइड में चला जाता है, ठीक। अच्छा, तो जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज पेरिटोनियल डायलिसिस। ये वर्ड ओरिजिनेटेड है फ्रॉम पेरिटोनियम, पेरिटोनियल कैविटी या पेरिटोनियम। पेरिटोनियल कैविटी क्या है? हमारे पेट का जो एरिया है, दैट इज एब्डोमेन। उसमें एक खास एरिया है जिसको हम पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं, विच इज लाइंड बाय थिन एपिथेलियम। उसके इर्द कवरिंग है, उस कवरिंग का नाम पेरिटोनियम है। अब पेरिटोनियल कैविटी को, ठीक है, हम अपनी पेरिटोनियल कैविटी को डायलिसिस फ्लूइड से फिल कर लेते हैं, ठीक है। ये कैसे फिल करते हैं? इसमें हम उसके एब्डोमेन तक, पेरिटोनियल कैविटी तक एक बारीक ट्यूब, इसको कैथेटर भी कहते हैं, कैथेटर ट्यूब को ही कहते हैं, बारीक जिस तरीके से हमारी ये ड्रिप लगती है और एक उसके साथ एक बारीक ट्यूब होती है, उसको कैथेटर कहते हैं। तो क्या होता है कि एक्सेस वेस्ट एंड वाटर पास थ्रू द पेरिटोनियम इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। हमारे ब्लड में से जितना भी एक्सेस वाटर वेस्ट होगा वो उस मेम्ब्रेन से होता हुआ डायलिसिस फ्लूइड में आ जाता है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम। अब डायलाइजर की डेफिनेशन, डायलाइजर क्या है? इज अ किडनी मशीन, ठीक है, दैट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज इन अ किडनी। क्योंकि हम इन दोनों प्रोसेसेस में हमने देखा कि डायलाइजर, ठीक है, डायलाइजर हमने हीमोडायलिसिस में भी देखा कि हमने बॉडी से बाहर ब्लड लेकर उसे एक मशीन में से गुजारे, आर्टिफिशियल किडनी में से गुजारे। मैं आपको उसकी डायग्राम भी दिखा देती हूँ। और उसके साथ साथ जो पेरिटोनियल है, पेरिटोनियल डायलिसिस है, उसमें क्या हो रहा है कि ब्लड के अंदर ही, ठीक है, सॉरी, बॉडी के अंदर ही ब्लड को प्योरीफाई किया जा रहा है। इसमें बस फ़र्क ये है कि बॉडी के अंदर एक ट्यूब से, ठीक है, बॉडी के अंदर एक ट्यूब से, कैथेटर से डायलिसिस फ्लूइड को डाला जाता है। उस डायलिसिस फ्लूइड में क्या होता है कि फिर बॉडी के अंदर जो ब्लड में एक्सेसिव वाटर है, वेस्ट है, वो मेम्ब्रेन, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के थ्रू डायलिसिस फ्लूइड में चला जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल डन इन हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। तो मैं आपसे एक डायग्राम शेयर करना चाहूँगी ताकि आपके लिए थोड़ा सा ये और क्लियर हो जाए। जी, आई होप कि आपको ये डायग्राम्स नज़र आ रही होगी, ये वाली डायग्राम, ठीक है। जैसे ये देख लें, एक पेशेंट है, ठीक है, दिस इज ऑल डन व्हाट इज हैपनिंग इन हीमोडायलिसिस, ठीक है। ये देख रहे हैं आप कि इसमें से भी क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी के आर्म से ब्लड ले लिया जाता है, ठीक है। जैसे ये आप देख लें, ब्लड ले लिया जाता है,
ब्लड लेके उसको डायलाइजर, जैसे ये दो स्पेसेस हैं, दरम्यान में थिन मेम्ब्रेन है। आपको ये डायग्राम नजर आ रही है स्टूडेंट्स? एक थिन मेम्ब्रेन से हम इसको सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ब्लड से जितनी भी एक्सेसिव वाटर है, एक्सेसिव वेस्ट है, वी आर कमिंग इन डायलिसिस फ्लूइड। एक साइड से हम ब्लड गुजार रहे हैं, एक साइड से हम अपना डायलिसिस फ्लूइड गुजार रहे हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है हीमोडायलिसिस। ठीक है, अब मैं आपको वो डायग्राम दिखाऊंगी कि जिसमें पेरिटोनियल डायलिसिस हो रहा होता है, यानी कि दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिकली हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस में। अच्छा, ये डायग्राम है जैसे हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या हो रहा है, ये देखिए। हीमोडायलिसिस में ह्यूमन बॉडी से ब्लड लेके आर्टिफिशियल किडनी, बॉडी से बाहर एक मशीनरी है, बॉडी से बाहर इस मशीनरी में से ब्लड पास किया जा रहा है, और उसमें से क्या हो रहा है कि जैसे कि हमने सेम पढ़ा कि ब्लड के अंदर से एक्सेसिव वेस्ट एंड एक्सेसिव वाटर दे आर ट्रांसफर्ड इनटू डायलिसिस फ्लूइड। अच्छा, फिर अब ये पेरिटोनियल डायलिसिस है, इसमें क्या हो रहा है कि ये देखिए, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एक ट्यूब से, एक कैथेटर से डायलिसिस फ्लूइड को पेरिटोनियल कैविटी में, देखिए ये एब्डोमेन का एरिया है, यहाँ पर इनसाइड द बॉडी, यहाँ पर इस कैथेटर से अंदर भेजा जा रहा है। तो क्या होता है कि जो इस पूरी बॉडी का ब्लड है, इस मेम्ब्रेन से होता हुआ उस ब्लड में से एक्सेसिव वाटर एंड वेस्ट ये आ जाता है हमारे डायलिसिस फ्लूइड में, जिसको फिर हम बाहर ड्रेन में सेपरेट कर लेते हैं अपनी बॉडी में से। ठीक, तो हम वापस अपनी बुक पे जाते हैं। आई होप कि अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, फिर हमने इसके बाद देखा था किडनी मतलब अगर किडनी का फंक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, किडनी डैमेज हो जाए, नेफ्रॉन्स का एरिया डैमेज हो जाए, तो उसके रिजल्ट में हाई डिग्री रीनल फेलियर, या फिर इसका दूसरा नेम है यूरीमिया। ठीक है, हाई डिग्री रीनल फेलियर का आल्सो कॉल्ड एज यूरीमिया, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा रीनल फेलियर हो गया। और दूसरा है एंड स्टेज रीनल डिजीज। इन दोनों केसेस में डायलिसिस नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब क्या किया जाता है कि एंड का जो ट्रीटमेंट है दैट इज सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन, के बाहर किसी नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल इंसान से उसका किडनी लेकर एक रिसिपिएंट, ठीक है, जो पेशेंट है उसकी बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है टू रिमूव की एक्सेसिव वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रीवियस टॉपिक। हमने आज का टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज थर्मो रेगुलेशन। जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, थर्मो रेगुलेशन मीन कि कैसे टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, टेम्परेचर थर्म रेगुलेशन, टेम्परेचर की मेंटेनेंस, टेम्परेचर की कंट्रोलिंग। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस इन द प्लांट्स टू लो एंड हाई टेम्परेचर। जाहिर है हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर, दिस टू आर बेसिक प्रोसेसेस, दिस टू आर बेसिक कह सकते हैं एक इश्यूज हैं जिसको प्लांट ने डील करना है। ठीक है, हम पहले देखेंगे कि हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्मियों में हाई टेम्परेचर का इशू होता है। जाहिर है कि प्लांट्स उसको कैसे बियर करते हैं, उसके लिए कौन सी अडेप्टेशन हैं प्लांट्स के अंदर, ये हम स्टडी करेंगे। इसमें आपको वन बाय वन एक दो पॉइंट्स बताने हैं। अच्छा, पहला इशू क्या है जी, हाई टेम्परेचर की वजह से हाई टेम्परेचर क्या करता है, इट डिनेचर्स द एंजाइम्स। ठीक है, पहला इशू है इट डिनेचर्स द एंजाइम एंड डैमेजेस मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जाहिर है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, वहाँ पर साइटोप्लाज्म में भी लिक्विड्स हैं, इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं। मैं आपको प्लांट सेल्स का स्ट्रक्चर एक तरह दिखाना चाहूँगी ताकि आपके लिए ये चीज़ क्लियर हो जाए। ये प्लांट का सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये देख लें। ये बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर ये सेल वॉल है। ठीक है, ये सेल वॉल, फिर उसके बाद ये वैक्यूल है, गोल्जी ऑपरेटस, पेरोक्सिसोम, प्लाज्मा, ये राइबोसोम्स। ठीक है, अब यहाँ पर अंदर सब इस एरिया में तो कहीं हर एक ऑर्गेनेली के अपने अंदर अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग एंजाइम्स है फॉर द मेटाबॉलिक सिस्टम। अब हाई टेम्परेचर में क्या होता है कि हाई टेम्परेचर एंजाइम, फिर हमने भी स्टडी किया हुआ है कि एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। ठीक है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम,
उस टेम्परेचर से आगे या पीछे जैसे ही टेम्परेचर जाता है तो एंजाइम की अपनी स्ट्रक्चर डिनेचर हो जाता है। जाहिर है फिर जब स्ट्रक्चर ख़राब हो गया तो उसका फंक्शन भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए इस एंजाइम्स का डिनेचर हो जाना या अपनी नेचर से ख़त्म हो जाना, डैमेज हो जाना प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होता है, प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। अच्छा, अब एक अडेप्टेशन क्या है जी, इसके लिए प्लांट्स कैसे सर्वाइव करते हैं। प्लांट्स यूज एवापोरेटिव कूलिंग, ठीक है, प्लांट्स वाटर को ट्रांसपायर करते हैं। तो इस तरीके से वो क्या कर सकते हैं कि हाई टेम्परेचर से खुद को बचा सकते हैं, अपने आप को कूल डाउन रखते हैं। अच्छा, hot and dry weather cause water deficiency, resulting in the closing of stomata. The plants suffer in such condition. जाहिर है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ड्राइनेस का वेदर होता है, तो क्या होता है कि वाटर की ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो जाती है। अब उसने प्लांट ने कूल डाउन भी रखना है खुद को, लेकिन इतना ज़्यादा वाटर लॉस से खुद को बचाना भी है। ठीक, तो क्या किया जाता है, जैसे कि अक्सर एक बात हमने पढ़ी है कि ट्रांसपिरेशन इज़ अ नेसेसरी इवल, ये होना भी है लेकिन ये प्लांट के लिए डैमेजिंग भी है। इसलिए फिर प्लांट्स क्या करते हैं। अब दूसरी अडेप्टेशन हम पढ़, एक तो हमने फर्स्ट पढ़ी एवापोरेटिव कूलिंग, जाहिर ट्रांसपिरेशन होती है यानी कि उसके लीव से वाटर ट्रांसपायर होता है। अब यहाँ पर ये दूसरी अडेप्टेशन है। मोस्ट प्लांट्स adapted to survive in the heat stress as plants of a temperate region face the stress of 40 degrees and above। जाहिर है हमारे इस एरिया में भी और बहुत ज़्यादा कुछ वार्म एरिया वेदर वाले एरियाज हैं, वहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री प्लस हो जाता है, 45 तक टेम्परेचर चला जाता है, 48 तक चला जाता है। इनके सेल्स में क्या चीज़ होती है ख़ास स्पेसिफिक, जिसकी वजह से उतने हाई वेदर को सर्वाइव कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने जो दूसरा पढ़ना है, दैट इज़ हीट शॉक प्रोटीन। पहला हमने पढ़ा एवापोरेटिव कूलिंग अडेप्टेशन है, दूसरी अडेप्टेशन है हीट शॉक प्रोटीन। हीट शॉक प्रोटीन क्या करते हैं कि ये देखिए जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि ये हमारे प्लांट्स, इनके सेल्स में ये खास किस्म की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन सिंथेसाइज कर लेते हैं। These proteins embrace enzymes and other proteins, thus help to prevent degeneration। ये प्रोटीन उनके साथ मिल जाती हैं, ठीक है, ये हमको कवर कर लेती हैं, उनको ऐसे डिनेचर होने से एंजाइम्स को और बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स को जिनका अपना स्पेसिफिक रोल है, वो उनको डैमेज होने से बचा लेती हैं। इस तरीके से हमने पढ़ा कि हाउ प्लांट सर्वाइव इन वेरी हाई टेम्परेचर। तो फर्स्ट अडेप्टेशन हमने पढ़ी। अच्छा, हमने मतलब दो ऐसे बेसिक प्रॉब्लम्स पढ़े कि तो डीनेचर एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि मेटाबॉलिज्म भी इनका डैमेज होता है, जाहिर है एंजाइम्स डैमेज हो गया तो मेटाबॉलिज्म डैमेज हो गया। दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि वाटर डेफिशिएंसी का इशू हो जाता है और इसमें स्टोमेटा को भी क्लोज करना पड़ता है, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। अब इसके लिए दो अडेप्टेशन हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि हाउ प्लांट सर्वाइव या व्हाट आर द अडेप्टेशंस टेकन बाय द प्लांट्स टू सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर। One is evaporative cooling, number two is heat shock protein. That what are heat shock protein? Direct question दिया जाता है। These are the proteins which are synthesized in the large quantities of special proteins है, large quantities में बनाई जाती हैं। What are their functions? These proteins embrace enzymes, ठीक है, और other proteins। फिर क्या करते हैं कि ये प्रोटीन उनको डिनेचर होने से बचाए। So this was all about how plants survive in high temperature। So जो नेक्स्ट उसी के अगेंस्ट दूसरा टेम्परेचर है जो उसको प्लांट्स को फेस करना पड़ता है, लो टेम्परेचर। हम एरियाज में जैसे कि हमारे नॉर्थर्न एरियाज हैं, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत नेगेटिव -10 तक चला जाता है। तो गहरे कितने लो टेम्परेचर में आइस क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। जहाँ वाटर होगा, सेल के अंदर भी हमें पता है कि फ्लूइडिटी होती है, मतलब के अंदर वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो जाहिर है कि वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और क्रिस्टलाइन क्रिस्टल का बनना, ठीक है। अगर तो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर क्रिस्टल बन जाएंगे। मैं आपसे दोबारा ये डायग्राम शेयर करती हूँ ताकि आपसे ये चीज़, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस एरिया में क्रिस्टल्स बन जाते हैं तो जाहिर है कि इसकी फ्लूइडिटी डैमेज हो जाएगी और क्या होगा कि अपनी इनकी फंक्शनिंग डैमेज हो जाएगी। अगर आइस क्रिस्टल बाहर के इस एरिया में बनते हैं, सेल वॉल के, सेल मेम्ब्रेन के एरिया में, तो वो इतने ज़्यादा डैमेजिंग नहीं होते। अच्छा, अब हम यहाँ पर भी कुछ इश्यूज पढ़ेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं प्लांट्स को इन द कोल्ड टेम्परेचर।
और उसके लिए क्या एडाप्टेशन होता है। सबसे पहला तो हमने ये देखा कि इन लो टेम्परेचर फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज एल्टर्ड। ज़ाहिर है सब सर्दी लो टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर तक जब जाता है तो वहाँ पर आइस क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। क्यों बिकॉज ऑफ द लिपिड मेम्ब्रेन बिकम लॉक्ड इनटू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अब ज़ाहिर हम सबको पता है कि जो प्लांट्स की सेल वॉल स्ट्रक्चर है उसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स और इस तरीके से वो सारा एरिया है, ठीक है। सेल वॉल में तो खैर सेलुलोज पाया जाता है, मेम्ब्रेन का जो एरिया है सेल मेम्ब्रेन का जो इनसाइड द सेल वॉल है उसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं और वो एक तरह की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ले लेते हैं। अब जब वो अपनी स्ट्रक्चर का वो चेंज कर देंगे, अपनी स्ट्रक्चर की इंग्रेडिएंट्स का उसकी टाइप चेंज हो गई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट, ज़ाहिर है हर सेल को वाटर और साल्ट्स एवरी टाइम उसकी ट्रांसपोर्ट हो रही है थ्रू आउट द बॉडी ऑफ प्लांट, उसकी ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी हद तक चेंज आ जाता है, कमी आ जाती है, तो ये प्लांट के लिए बड़ा प्रॉब्लम है। तो दूसरा प्रॉब्लम क्या है, एक तो हमने पढ़ा कि फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज एल्टर्ड। दूसरा प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन इज आल्सो अफेक्टेड। एक तो हमने पढ़ा कि लिपिड मेम्ब्रेन लॉक्ड हो गई, ठीक है, लिपिड मेम्ब्रेन लॉक हो गई तो उससे फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन अफेक्ट हो गई। फिर सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये दूसरा प्रॉब्लम इज आल्सो अफेक्टेड। अब इसके लिए यहाँ से ये अडेप्टेशन शुरू हुई। अडेप्टेशन क्या होती है जी, प्लांट्स कैसे खुद को उसके साथ उस एनवायरनमेंट में रहने का आदी करते हैं कि प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू द कोल्ड स्ट्रेस बाय इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। प्लांट्स अपने अंदर सैचुरेटेड के बजाय अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को ज़्यादा उसका क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं, विच हेल्प्स द मेम्ब्रेन टू मेंटेन स्ट्रक्चर एट लो टेम्परेचर बाय प्रिवेंटिंग क्रिस्टल फॉर्मेशन। अच्छा, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का डिफरेंस आपको पता होगा कि अनसैचुरेटेड इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड ज़्यादा होता है। तो ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं इनका काम क्या होता है कि ये क्रिस्टल्स बनने से रोक देते हैं, क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, ठीक है। जब क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे तो प्लांट की इंटरनल फ्लूइडिटी और इंटरनल स्ट्रक्चर वो मेंटेन रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन इज दे इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। अच्छा, इस एडेप्टेशन को करने के लिए यूज़ करने के लिए टाइम चाहिए होता है, ठीक है, मतलब स्लोली ज़ाहिर है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पहले तो बनेगा, फिर उसको मतलब वो एक तरह से उसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में चेंज होने से रोकेगा। इसी वजह से जो एक तरह से सडन अगर चेंज का टेम्परेचर चेंज आ एकदम से शदीद कूलिंग फ्रीजिंग टेम्परेचर है तो प्लांट के लिए ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, ठीक है, देन एज कम्पेयर टू कि जब हमारा वेदर या हमारे एयर टेम्परेचर एक ग्रेजुअली ऐसा स्लोली डाउन की तरफ जाता है। अच्छा, फिर हमने दूसरी अडेप्टेशन क्या पढ़नी है जी, दूसरी अडेप्टेशन ये है कि ये अपने कंपोजिशन को चेंज कर लेते हैं इंटरनल कि जो उनका है साइटोप्लाज्म। अच्छा, एक तो फ्रीजिंग टेम्परेचर का आइस क्रिस्टल, जाहिर है ये तो क्लियर बात है। अब जो आइस फॉर्मेशन है अराउंड द सेल वॉल डज नॉट अफेक्ट एज बैडली एज एंड प्लांट्स। जाहिर है मैंने आपको डायग्राम शो करते हुए बोला कि आइस क्रिस्टल्स जब सेल वॉल के अराउंड बनते हैं तो वो इतने डैमेजिंग नहीं होते जितना कि अगर वो साइटोप्लाज्म के एरिया में क्रिस्टल्स बनेंगे। अच्छा, लेकिन फिर भी क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स विद इन प्रोटोप्लाज्म परफोरेट्स द मेम्ब्रेन एंड ऑर्डिनरी थिंग्स किलिंग। अगर तो हमारे आइस क्रिस्टल विद इन प्रोटोप्लाज्म के एरिया कौन सा है, दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर की जो लिक्विड स्टेट है दिस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अगर तो आइस क्रिस्टल्स हमारे बन रहे हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर तो वो क्या करते हैं, वो मेम्ब्रेन के अंदर तक जाने की कोशिश करते हैं और वो सेल को एक तरह से डैमेज करने की कोशिश करते हैं। तो प्लांट्स जो हैं हमारे कोल्ड रीजन में जैसे एप्पल है, रोजेज हैं, कुछ दूसरे प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं अपने साइटोसोल को सुपर कूल, मतलब ठंडा, बेशक बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है लेकिन आइस नहीं बनने देते, ठीक है, आइस क्रिस्टल नहीं बनने देंगे लेकिन बस साइटोसोल को सुपर कूल होने देते हैं। ये एक दूसरी अडेप्टेशन हमने पढ़ी। एक अडेप्टेशन हमने पर पढ़ी थी, दे इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक।
दूसरी एडेप्टेशन हम पढ़ रहे हैं जी, प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्लांट्स कर रहे हैं जी अपना सुपर कूल कर रहे हैं विदाउट आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। ये ठंडा बहुत शदीद किस्म का ठंडा हो रहा है, लेकिन वहाँ पर आइस क्रिस्टल नहीं बनने दी जा रही। आल्दो आइस क्रिस्टल्स में फॉर्म इन सेल वॉल, सेल वॉल में तो खैर आइस क्रिस्टल बन जाए, लेकिन जो साइटोसोल का एरिया है, यानी कि साइटोप्लाज्म में जो साइटोसोल का एरिया है, वहाँ पर आइस क्रिस्टल बनने के प्रोसेस को रोका जाता है। मैं दोबारा से टॉपिक रिपीट करती हूँ कि लो टेम्परेचर में क्या इश्यूज प्लांट्स को फेस करने पड़ते हैं एंड व्हाट आर देयर एडेप्टेशंस टू सर्वाइव इन लो टेम्परेचर। जो पहला प्रॉब्लम है लो टेम्परेचर, फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड। ठीक है, ये इसलिए होता है बिकॉज द लिपिड मेम्ब्रेन जो है, जो उसकी सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, सेल मेम्ब्रेन में हमने देखा हुआ है कि लिपिड्स भी होते हैं और प्रोटीन्स भी होते हैं मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, फर्स्ट ईयर में आपने देखा था। अब उसमें क्या हो रहा है कि लिपिड का जो एरिया है वो लॉक्ड हो जाता है इनटू क्रिस्टलाइन। ये एक इशू हो गया। दूसरा इशू ये हो गया कि जी स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्रोटीन इज आल्सो, प्रोटीन टेम्परेचर, प्रोटीन भी टेम्परेचर से इफेक्ट होता है। लो टेम्परेचर हो गया तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी डैमेज होता है। ठीक, अच्छा, फिर हमने तीसरा इशू ये पढ़ा कि जो आइस क्रिस्टल्स बनते हैं, ठीक है, मैं अभी तक आपको सिर्फ इसके इफेक्ट्स या प्रॉब्लम्स बता रही हूँ। एक पढ़ा हमने फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन चेंज हो जाती है, क्यों? क्योंकि लिपिड्स लॉक हो जाते हैं इनटू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। दूसरा हमने पढ़ा मेम्ब्रेन प्रोटीन का स्ट्रक्चर वो चेंज होता है। थर्ड हमने पढ़ा कि आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग टेम्परेचर काज करता है आइस क्रिस्टल को, और जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं प्रोटोप्लाज्म में, यानी कि उसके साइटोप्लाज्म में, वो पोर्स काज कर देते हैं, सुराख पैदा कर देते हैं इन मेम्ब्रेन्स एंड ऑर्गेनेलिज, मतलब जो साइटोप्लाज्म है प्लांट्स के इर्द गिर्द। मैं आपसे दोबारा से इसकी डायग्राम प्लांट्स की शेयर करती हूँ, प्लांट की। फिर हमने अच्छा पहला हमने पढ़ा कि जी फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड। बाहर का सेल वॉल है, इसके जो इंटरनल जिस मेम्ब्रेन इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, वो कह रहा है कि यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं। ठीक है, लिपिड का स्ट्रक्चर ब्लॉक हो गया, फिर प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी डैमेज हो गया। फिर थर्ड हमने पढ़ा कि आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन इन द प्रोटोप्लाज्म। अब यहाँ पर अगर आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं तो क्या होता है कि वो इट काजेज परफोरेशन, परफोरेशन मीन्स पोर्स काज करना, वो सुराख पैदा कर देता है इसके मुख्तलिफ इसके जो ऑर्गेनेलिज कहते हैं कि ये जो इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसका अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अलावा ये जो गोल्जी ऑपरेटस है इनकी दीवारों में भी सुराख पैदा कर देता है। सो दिस ऑल आर डैमेजिंग इश्यूज। अब इसके लिए क्या एडेप्टेशंस प्लांट लेते हैं? द फर्स्ट एडेप्टेशन इज प्लांट्स इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होता है? इट हेल्प्स द मेम्ब्रेन टू मेंटेन द स्ट्रक्चर। ठीक है, जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आएगा तो वो क्या होता है कि वो आइस क्रिस्टल नहीं उसमें नहीं कन्वर्ट होता, तो प्लांट को हेल्प करता है टू सर्वाइव इन लो टेम्परेचर। फिर हमने दूसरी बात क्या पढ़ी कि प्लांट्स अपने इस सारे साइटोसोल रीजन को सुपर कूल कर देता है। मतलब सुपर कूल का मतलब ये कि ठंडा, लेकिन विदाउट आइस फॉर्मेशन, आइस नहीं बननी चाहिए, आइस क्रिस्टल्स नहीं बनने चाहिए। यहाँ पर अगर आइस क्रिस्टल्स बनते हैं इन द सेल वॉल, सेल इस एरिया में, तो वो इतना इशू नहीं है। ठीक है, आइस फॉर्मेशन अराउंड द सेल वॉल, देखिए अगर अराउंड द सेल वॉल बनेगा तो वो इंटरनल इसकी फंक्शनिंग को, जब सेल को सर्वाइव, सेल तो जिंदा रहेगा, सेल को कोई चीज़ डैमेज देना नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर इंटरनल आइस क्रिस्टल बनेंगे तो वो सेल के लिए काफ़ी ज़्यादा डैमेज